हेलो दोस्तों, मेरा नाम है यश। स्वागत है आपका मेरे चैनल द ड्रिलर में। आज मैं आपको एक ऐसे केस के बारे में बताने जा रहा हूं जो इतना डिस्टर्बिंग है कि अगर आप इसके क्राइम सीन को इंटरनेट पर देखेंगे तो शायद आपको नींद ना आए। ये केस आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि इंसान से बड़ा कोई जानवर नहीं है, और ये पूरी कहानी जिस शख्स के बारे में है उसने हैवानियत में शैतान को भी पीछे छोड़ दिया। पुलिस भी जब क्राइम सीन पर पहुंची तो उनके सामने वो नज़ारा था जिससे देख उन्हें थेरेपी की ज़रूरत पड़ गई, और पुलिस ऑफिसर्स का कहना था कि उन्होंने ऐसा क्राइम सीन अपने करियर में इससे पहले कभी नहीं देखा। कहानी शुरू थी रीटा हफमैन नाम की एक औरत से जिसकी उम्र 48 साल थी और उसका अपने हस्बैंड से तलाक हो चुका था। अपना घर चलाने के लिए वो सेल्स वूमन का काम करती थी और ईस्ट वनाची में अपनी एक बेटी के साथ सुकून की ज़िंदगी बिता रही थी। जो भी लोग उसे जानते थे उनके मुताबिक वो बहुत मेहनती थी और सभी से बहुत अच्छी तरह पेश आती थी, जिसकी वजह से उसके पड़ोसी भी उसे बहुत पसंद करते थे। यहाँ वो अपनी छोटी बेटी के साथ रह रही थी जिसका नाम मैंडी था, और रीटा का एक बॉयफ्रेंड भी था जिसके साथ वो बहुत खुश थी। मैंडी भी 15 साल की हो चुकी थी और वो अपने स्कूल की बास्केटबॉल टीम की कैप्टन थी, जिसकी वजह से वो पूरे स्कूल में काफ़ी पॉपुलर थी। बात है सन 1995 की, जब मैंडी के स्कूल की छुट्टियां होने वाली थी, और इसी दौरान 25 साल का एक आदमी रीटा के घर से कुछ दूरी पर एक घर रेंट पर लेता है। रीटा और मैंडी ना तो इस शख्स को जानती थी और ना ही उनका उससे कोई कनेक्शन था, मगर वो इस बात से बेखबर थी कि इस शख्स ने उन दोनों पर नज़र रखना शुरू कर दिया है और उसके इरादे बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। ये शख्स अब छुपकर उनके घर के बाहर खड़ा रहने लगा और उन पर नज़र रखने लगा ताकि वो उनके आने जाने, सोने उठने और हर चीज़ को नोट कर सके। ये शख्स खुद को एक वेयरवॉल्फ भेड़िया समझता था जिसे अपने शिकार पर नज़र रखना और फिर उनका शिकार करने में बहुत मज़ा आता था। बहरहाल इतने दिनों तक घर पर नज़र रखने के बाद इस शख्स ने रीटा हॉफमैन के घर में एक कमी ढूंढ ली। रीटा के घर के पीछे एक स्लाइडिंग दरवाज़ा था जिसे वो लोग हमेशा अनलॉक रखते थे, और चूंकि वो लोग एक ऐसे एरिया में रहते थे जो काफ़ी सेफ था और उनके पड़ोसी भी काफ़ी अच्छे थे, इसीलिए उन्होंने दरवाजे को लॉक करना कभी ज़रूरी नहीं समझा। क्योंकि ना तो उनके एरिया में कभी कोई वारदात हुई और सभी एक दूसरे की मदद करते थे, जिससे सेफ्टी को लेकर कभी कोई परेशानी नहीं हुई, मगर रीटा को यह अंदाज़ा ही नहीं था कि यही स्लाइडिंग डोर उसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदलने वाला है। 12 अप्रैल 1995 की रात को रीटा अपने बॉयफ्रेंड से फ़ोन पर बात करती है और यही बातचीत उनकी आखिरी बातचीत साबित हुई। इस बातचीत के कुछ देर बाद यानी 11 बजे दोनों माँ बेटी अपने सोने की तैयारियां शुरू कर देती हैं, और इसी दौरान ये अनजान शख्स अपने प्लान की शुरुआत करता है। सबसे पहले वो घर के पीछे की तरफ पहुंचा जहां स्लाइडिंग दरवाज़ा जो अनलॉक था उससे होते हुए घर के अंदर आ गया। इस वक्त पूरे घर में अंधेरा था और चूंकि शख्स बहुत खामोशी से अंदर आया था जिससे आस पड़ोस के लोगों को भी कुछ पता नहीं चला। इस वक्त तक रीटा और मैंडी दोनों अपने अपने कमरों में सोने के लिए जा चुकी थी, और तभी ये शख्स चेहरे पर मास्क पहने और हाथ में एक छुरी लिए रीटा के कमरे में घुस गया। इससे पहले रीटा चीखती चिल्लाती इस शख्स ने उसके मुंह दबोच लिया और उस पर लगातार 31 बार छुरी से वार किया। ये वार उसने रीटा की गर्दन और चेस्ट पर किए, जिसकी वजह से पूरा बेड खून से लथपथ हो गया, और रीटा की सांसें धीमी पड़ती देख वो मैंडी को ढूंढने ऊपर चला गया। मैंडी ने पहले ही किलर को देख लिया था, इसलिए किलर इस बार अचानक हमला नहीं कर पाया, और जब उसने मैंडी पर हमला किया तब उसने अपनी पूरी ताकत से अपना बचाव किया, मगर वो उसके सामने ज़्यादा देर टिक नहीं पाई। आखिरकार किलर ने मैंडी के भी चेस्ट और गर्दन पर कई वार किए, जिसके बाद उसने पास रखे बेसबॉल बैट से उसका सर तोड़ दिया। अब तक दोनों माँ बेटी दोनों दम तोड़ चुकी थी, मगर अब भी इस किलर का दिल नहीं भरा, और फिर उसने हैवानियत का वो खेल शुरू किया जिसे सुनकर लोगों की रूह कांप गई। सबसे पहले वो मैंडी से शुरुआत करते हुए उसे सेक्सुअली असॉल्ट करता है, जिसके बाद उसने फिर से बेसबॉल बैट उठाया और फिर इस बैट को उसके प्राइवेट पार्ट से उसके पेट तक डाल दिया। इसके बाद किलर ने चाकू से मैंडी का पूरा पेट चीर दिया और फिर उसके ऑर्गन्स इधर उधर करने लगा, और पुलिस का तो ये भी कहना था कि शायद इस किलर ने मैंडी का खून भी पिया था। इस वक्त इस किलर के सर पर मानो शैतान सवार था, और फिर उसने जो किया वो शायद आप लोग सुन ना पाए। इस किलर ने दोबारा चाकू उठाया और अब उसने मैंडी के प्राइवेट पार्ट की खाल उतारी और ये खाल उसके मुंह पर रख दी, जबकि वो बेड पर मरी पड़ी थी। ये सोचने में ही इतना डिस्टर्बिंग है तो देखने में कितना ख़तरनाक होगा, और यही वजह थी कि क्राइम सीन पर मौजूद ज़्यादातर लोगों को थेरेपी की ज़रूरत पड़ गई। बहरहाल मैंडी के साथ ये सब कुछ करने के बाद वो रीटा के कमरे में पहुंचा, जहां उसने उसका पेट चीरा, ऑर्गन्स निकाले और उसके ब्रेस्ट काटकर स्टैंड पर टांग दिए। ये दंदगी करने के बाद किलर अगले 2 घंटों तक इसी घर में रहा और फिर यहाँ से चला गया। रीटा की एक बड़ी बेटी भी थी जिसका नाम एंजी था, और वो पढ़ाई के लिए एक हॉस्टल में रहती थी।
एंजी सुबह से ही कई बार घर पर फ़ोन कर चुकी थी मगर किसी ने फ़ोन नहीं उठाया और यही बात उसे परेशान कर रही थी क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ था कि उसकी माँ या बहन ने फ़ोन ना उठाया हो। बहरहाल कई बार कॉल करने पर जब फ़ोन नहीं उठा तब एंजी हॉस्टल से अपने घर के लिए निकल गई, ये चेक करने के लिए कि उसकी माँ और बहन ठीक हैं या नहीं। आगे के दरवाजे पर पहुंचते ही एंजी देखती है कि दरवाज़ा अंदर से लॉक है और तभी वो घर के पीछे बने स्लाइडिंग दरवाजे पर पहुंची और उससे होते हुए घर के अंदर आ गई। घर के अंदर घुसते ही एंजी ने जो नज़ारा देखा वो उसकी सोचने और समझने की ताकत से परे था और ऐसा नज़ारा कोई ना ही देखे तो अच्छा है। बहरहाल वो चिल्लाते हुए मदद के लिए पड़ोसी के घर की तरफ भागी, जिसके बाद पुलिस को इन होमिसाइड मर्डर्स की खबर दे दी गई और यहीं से शुरुआत हुई अमेरिका के सबसे दर्दनाक मर्डर्स की इन्वेस्टिगेशन। दोनों डेड बॉडीज़ की हालत देखकर पुलिस का यही कहना था कि ये मर्डर्स चोरी या कुछ लूटने के लिए नहीं बल्कि किसी और मकसद से किए गए हैं और जिस बेरहमी से दोनों मर्डर्स किए गए थे वो एक ऐसे किलर की तरफ इशारा कर रहे थे जिसे दूसरों को दर्द और तकलीफ पहुंचाने में मज़ा आता है। पुलिस के सामने जो सबसे बड़ी परेशानी थी वो ये थी कि इस किलर ने अपने पीछे कोई भी फिंगरप्रिंट या डीएनए नहीं छोड़ा था, जिससे उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी तहकीकात शुरू कहाँ से करें। बहरहाल अब पुलिस पूरे क्राइम सीन और आसपास के एरिया की तलाशी लेना शुरू करती है और तभी पड़ोसियों से पूछताछ के दौरान पहला सुराग उनके हाथ लगा। एक पड़ोसी ने पुलिस को बताया कि उसने एक ब्लैक कलर के शेवरोलेट ट्रक को रीटा हफमैन के घर के बाहर उस रात देखा था जिस रात ये दोनों मर्डर्स हुए और उस वक्त लगभग रात के 11:30 बज रहे थे और पुलिस के मुताबिक ये टाइमिंग मर्डर्स की टाइमिंग से बिल्कुल मैच हो रही थी। अब पुलिस के हाथ पहला सुराग लग चुका था और यही सुराग आने वाले एक इंसिडेंट से मैच हो गया। मर्डर्स के 2 घंटे बाद यानी रात 1:30 बजे के करीब एक पुलिस ऑफिसर पेट्रोलिंग कर रहा था और इसी दौरान पुलिस ऑफिसर की नज़र एक आदमी पर पड़ती है जो शेवरोलेट ट्रक में बैठा था और ये ट्रक रीटा हफमैन के घर के बाहर खड़ा था। ये देख पुलिस ऑफिसर को कुछ अजीब लगता है और वो पूछताछ करने के लिए ट्रक की तरफ बढ़ गया। जैसे ही वो ट्रक के पास पहुंचा अंदर बैठा शख्स हाथ ऊपर करके फौरन बाहर आ गया जैसे उसे गिरफ्तार किया जा रहा हो। अब पुलिस ऑफिसर उससे सवाल जवाब करता है जिसके जवाब में ये शख्स बताता है कि वो सिर्फ एक ड्राइव पर बाहर निकला था और वो अपने घर वापस जा रहा है। बहरहाल पुलिस ऑफिसर को जब इस शख्स के पास से कुछ नहीं मिला तब वो उसे वार्निंग देकर जाने देता है, मगर उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि उसका सामना एक ऐसे किलर से हुआ है जिसने 2 घंटे पहले ही 2 दर्दनाक मर्डर्स किए हैं। छानबीन करने आई पुलिस को अगली सुबह जब ये बात पता चली तब उन्हें ये यकीन हो गया कि पड़ोसी का बताया हुआ शेवरोलेट ट्रक और पुलिस ऑफिसर ने पूछताछ के लिए जिसे रोका था दोनों एक ही हैं। अब पुलिस इस ट्रक को चलाने वाले की तलाश में जुट गई और चूंकि किलर इसी एरिया में रह रहा था इसीलिए ये ट्रक और ये किलर दोनों पुलिस के हाथ लग गए। इस किलर की पहचान एक 25 साल के शख्स के तौर पर हुई जो अभी कुछ दिन पहले ही इसी एरिया में रहने आया था और इसका नाम था जैक ओवन स्पिलमैन। चूंकि पुलिस के पास उसके खिलाफ अभी कोई पुख्ता सबूत नहीं था इसीलिए वो उसे सीधे गिरफ्तार नहीं कर सकते थे और तब पुलिस खामोशी से उस पर 24 घंटे नजर रखना शुरू कर देती है। उधर फॉरेंसिक टीम भी क्राइम सीन पर अपना काम शुरू कर देती है और पुलिस जैक के बैकग्राउंड को खंगालना शुरू करती है जिसमें उन्हें यह पता चला कि वो जिस बेसमेंट में रेंट पर रह रहा है वो रीटा हफमैन के घर से महज कुछ दूरी पर ही है। इसी दौरान एक और पड़ोसी ने पुलिस को बताया कि जैक अपने घर से रात 11 बजे के करीब निकला और 2 बजे तक वापस नहीं लौटा और ये वो टाइम था जो मर्डर्स की टाइमिंग के साथ बिल्कुल फिट बैठ रहा था। इसी दौरान पुलिस जैक के खिलाफ सर्च वारंट लेने में लग गई और उधर जो 2 पुलिस ऑफिसर्स जैक पर नजर रख रहे थे वो देखते हैं कि जैक एक कपड़े के टुकड़े को रात के अंधेरे में दफना रहा था। बहरहाल इन दोनों पुलिस ऑफिसर ने जब इस कपड़े को बाहर निकाला तो ये एक स्की मास्क निकला जिस पर लगा खून पूरी तरह सूख चुका था। इस स्की मास्क को फौरन लैब टेस्ट के लिए भेज दिया गया जिसमें मास्क पर लगा खून और रीटा का खून आपस में मैच हो गए और काफ़ी खून मास्क के उस हिस्से के पास जमा था जहां मुंह होता है, जिसने पुलिस को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि किलर ने रीटा का खून पिया था। इस मर्डर के 2 दिन बाद यानी 14 अप्रैल को पुलिस के हाथ एक छुरी लगी जिसे एक कचरे के डब्बे में छुपाया गया था और ये कचरे का डब्बा वही था जहां पुलिस ऑफिसर ने ट्रक में बैठे शख्स से पूछताछ की थी। ये छुरी पूरी तरह खून से सनी हुई थी जिस पर लगा खून सूख गया था और ये छुरी रीटा के किचन से गायब थी। आखिरकार पुलिस के हाथ मर्डर वेपन लग चुका था और अब उनके पास इतने सबूत थे जिससे वो जैक को गिरफ्तार कर सकते थे। मर्डर के 1 हफ्ते बाद यानी 19 अप्रैल 1995 को पुलिस की एक टीम जैक के घर पर पहुंची और उसे गिरफ्तार कर लिया। कहानी में आगे बढ़ने से पहले हमें यह समझना होगा कि जैक ओवन स्पिलमैन आखिर था कौन और वो एक शैतान बना कैसे। जैक ईस्ट वॉशिंगटन में पला बड़ा और उसका बचपन कई परेशानियों और कठिनाइयों से भरा था।
जैक की मां ने 4 शादियां की थी और जैक और उसके भाई बहन तो ये तक नहीं जानते थे कि उनका असली बाप कौन है। जैसे जैसे वो बड़ा होता जा रहा था उसका बर्ताव उतना ही अग्रेसिव होता जा रहा था, जिसकी वजह से आए दिन वो दूसरे बच्चों से मारपीट करता और इसीलिए 9th स्टैंडर्ड में उसे स्कूल से निकाल दिया गया। स्कूल छोड़ने के बाद वो कभी अपने रिश्तेदारों के यहाँ रहता तो कभी अपने करीबी दोस्तों के यहाँ, और जो लोग भी उसे जानते थे उनका यही कहना था कि वो बहुत अजीब था और बहुत कम लोगों से मिलता जुलता था। 20 साल का होते होते वो भेड़ियों में बहुत इंटरेस्ट लेने लगा और ये बहुत अजीब था। अब वो भेड़ियों के पोस्टर्स जमा करने लगा और ये ऑब्सेशन अब दिन ब दिन उसके सर चढ़ता जा रहा था और वो भेड़िए के कैरेक्टर को अपनाने लगा। जैक के घर वालों का कहना था कि वो खुद को भेड़िया समझने लगा था और वो भेड़ियों की तरह ही अपने शिकार पर नज़र रखता और रात को उन पर हमला करता। यही वजह थी कि आए दिन उस पर वायलेंस के केस दर्ज होने लगे और बहुत कम उम्र में ही उसने चोरी, लूट और मारपीट करके क्रिमिनल रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए। 1993 में जब वो 23 साल का हुआ तब उसे और उसके दोस्त को इसीलिए गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि उन्होंने एक लड़की को सेक्सुअली असॉल्ट करने की कोशिश की थी। पुलिस के मुताबिक ये दोनों इस लड़की से एक बार में मिले थे, जिसके बाद उन्होंने इस लड़की को अपनी कार में लिफ्ट दी, मगर जब उस लड़की को समझ आ गया कि दोनों के इरादे ठीक नहीं हैं तब उसने भागने की कोशिश की और फिर उन दोनों ने उसे पकड़ लिया। उस लड़की के मुताबिक जैक ने उसे ज़मीन पर गिराकर सेक्सुअली असॉल्ट करने की कोशिश की, मगर उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो वहाँ से भाग निकली और सीधा पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कर दी। हालांकि जैक पर सेक्सुअल असॉल्ट के चार्जेस लगाए गए, मगर ज़्यादा सबूत ना होने की वजह से चार्जेस हटा लिए गए, लेकिन उसे जेल भेज दिया गया। जेल में बैठकर अब वो दिन रात यही सोचा करता कि वो औरतों पर छुपकर नज़र रखेगा और फिर उन पर अटैक करेगा। और उसके साथ रह रहे कैदी ने यह भी बताया कि जैक हर वक्त एक ही बात कहता था कि जेल से निकलने के बाद वो एक सीरियल किलर बनेगा। जेल की लाइब्रेरी में बैठकर वो घंटों ऐसी बुक्स पढ़ता जिनमें क्राइम्स करके बचने के बारे में बताया गया हो, और यहीं से उसे ये पता चला कि कोई भी क्राइम करने से पहले पूरी बॉडी का हर एक बाल शेव करना है ताकि क्राइम सीन पर किसी तरह का कोई डीएनए ना मिले। कुछ दिन जेल में बिताने के बाद उसे रिहा कर दिया गया और चूंकि वो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था जिसकी वजह से उसे कोई ढंग का काम नहीं मिल रहा था और इसीलिए बूचड़ खाने में वो कसाई का काम करने लगा। इस नौकरी ने उसके क्राइम्स में एक बहुत अहम रोल अदा किया क्योंकि इसी वजह से वो अपने टारगेट्स को बहुत बेरहमी से काटता और चीरता था, और कुछ लोगों का तो ये भी कहना था कि जानवरों को काटने में उसे एक अलग तरह का मज़ा आता था। बहरहाल घर से गिरफ्तार करने के बाद जैक पर 2 फर्स्ट डिग्री मर्डर्स के चार्जेस लगाए गए और वॉशिंगटन लॉ के मुताबिक इसकी सज़ा सिर्फ डेथ पेनल्टी थी। कोर्ट में डिफेंस के वकील का भी यही कहना था कि जिस बेरहमी से जैक ने रीटा और उसकी बेटी को मारा है उसके लिए उसे सजाए मौत ही मिलनी चाहिए। फॉरेंसिक टीम की रिपोर्ट आने के बाद ये केस जैक के खिलाफ और मजबूत हो गया और अगस्त 1996 में ट्रायल की डेट तय कर दी गई। पहले तो जैक ने इन मर्डर से साफ इनकार कर दिया, मगर सारे सबूत पुख्ता थे और उसी की तरफ इशारा कर रहे थे, और तब वो अपने वकील के साथ एक डील करता है। जैक के वकील ने उसे समझाया कि अगर वो अपना जुर्म कबूल लेगा और सारे चार्जेस को मान लेगा तो बदले में वो उसकी मौत की सज़ा को माफ़ करा सकता है, जिसके लिए जैक तैयार हो गया। जैक के ट्रायल को शुरू होने में 4 महीने अभी भी बाकी थे और तभी वो एक चौंकाने वाला खुलासा सबके सामने करता है। इस डील अग्रीमेंट के तहत उसने एक और मर्डर कन्फेस किया जिसके बारे में कोई नहीं जानता था, और ये मर्डर उसने एक 9 साल की लड़की का किया था जिसका नाम पेनी डेविस था। सितंबर 1994 को पेनी अपने भाई से ये कहकर घर से निकली कि वो बाहर खेलने जा रही है और वो घर से ज़्यादा दूर नहीं जाएगी, मगर पेनी दोबारा वापस कभी नहीं लौटी। कुछ वक्त बाद पुलिस को उसकी लाश मिली और मार्च 1994 में उसे दफना दिया गया, और तब तक ये केस अनसॉल्व रहा क्योंकि कोई नहीं जानता था कि पेनी के साथ क्या हुआ था। बहरहाल जैक के कन्फेस करने के बाद ये केस अपने आप सॉल्व हो गया, मगर पुलिस इस बात से हैरान थी कि अब तक उनका ध्यान इस बात पर क्यों नहीं गया क्योंकि इस वक्त जैक पेनी की ही बिल्डिंग में रहता था। हालांकि जैक ने यह नहीं बताया कि उसने पेनी को कैसे मारा, और चूंकि पेनी की बॉडी भी अब तक डिकम्पोज हो चुकी होगी इसलिए उसकी मौत की सही वजह नहीं पता चल पाई। अब पुलिस ने अपना दांव खेलते हुए जैक से कहा कि अगर उसने ये नहीं बताया कि उसने पेनी को कैसे मारा है तो वो उसकी डील अग्रीमेंट को कैंसिल कर देंगे, और फिर जैक बताता है कि उसने पेनी को वैसे ही मारा जैसे उसने रीटा और उसकी बेटी को मारा था। जैक ने यह भी बताया कि एक बार वो पेनी की कब्र पर भी गया था और वहाँ उसने पेनी की डेड बॉडी निकालकर उसके साथ गलत काम किया और दोबारा उसे दफना दिया। ये सुनकर पुलिस की रूह कांप गई क्योंकि पहले तो एक छोटी बच्ची को दरिंदगी से मारा गया और फिर उसके साथ ये सब किया गया, जिससे ये समझ आता है कि जैक एक शैतान था।
आखिरकार 30 अप्रैल 1996 को जैक ने तीनों मर्डर्स कबूल कर लिए और इस वक्त उसकी उम्र 27 साल थी। ट्रायल के दौरान अपना फैसला सुनाते हुए जज ने रीटा हफमैन के मर्डर के लिए जैक को उम्र कैद की सज़ा सुनाई। मैंडी के मर्डर के लिए उसे 70 साल की सज़ा सुनाई गई और वहीं 9 साल की पेनी डेविस के मर्डर के जुर्म में उसे 45 साल 6 महीने की सज़ा सुनाई गई। हर जुर्म के लिए उसे अलग अलग सज़ा काटनी थी। इसका मतलब था कि एक उम्र कैद के अलावा उसे 115 साल और जेल में काटने थे और अब वो मर के ही जेल से बाहर निकलेगा। पूरे ट्रायल के दौरान जैक बिल्कुल खामोश रहा और उसके चेहरे पर कोई पछतावा भी नहीं था और उसने बस अपना जुर्म कबूला और खामोश हो गया। पूरा कोर्ट दरिंदगी और हैवानियत की वो कहानी सुनना था जिसे सुनकर उनके रोंगटे खड़े हो गए और जब वकील ने एक एक करके सारे सबूत पेश किए तब पूरे कोर्ट में सन्नाटा छा गया। इस वक्त सभी विक्टिम्स की फैमिली मेंबर्स भी वहां मौजूद थे और उन्हें वो सब कुछ सुनना पड़ रहा था जो उनके करीबियों ने आखिरी वक्त में झेला था। कई लोग तो कोर्ट में रोने लगे और कई लोग जैक के चेहरे को देखकर ये यकीन नहीं कर पा रहे थे कि इसके पीछे एक शैतान छुपा है। ये वीडियो देखने के बाद अगर आप इसके क्राइम सीन को इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो ये आपको डिस्टर्ब कर सकता है, क्योंकि ऐसा दर्दनाक नज़ारा मैंने खुद आज तक नहीं देखा। ट्रायल ख़त्म होने के बाद जब पूरे कोर्ट में सन्नाटा छा गया तब एक ही सवाल सबको परेशान कर रहा था कि आखिर जैक ने ऐसा क्यों किया, और इसका जवाब एक ही था कि जैक एक सीरियल किलर के तौर पर मशहूर होना चाहता था। जैक के चेहरे पर सिर्फ एक नाराज़गी थी कि वो जल्दी पकड़ा गया, क्योंकि लोगों पर नज़र रखकर उन्हें बेरहमी से मारकर और उनकी बॉडीज़ के साथ दरिंदगी करके वो उन पर कंट्रोल करना चाहता था। उम्र कैद की सज़ा मिलने के बाद भी उसने विक्टिम्स की फैमिलीज़ को सॉरी नहीं बोला, क्योंकि उसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं था, बल्कि उसे इस बात पर फ़ख्र था कि उसने इतना बड़ा काम किया है। पूछताछ के दौरान पुलिस को उसके बारे में बस एक ही बात समझ आई कि वो एक ऐसा शख्स था जिससे लोगों को मारने और तकलीफ पहुंचाने में मज़ा आता है और इससे उसे एक सेटिस्फेक्शन मिलता है। अपने जुर्म को भी उसने सिर्फ इसीलिए कबूला ताकि वो मौत की सज़ा से बच सके, और उसने पेनी के मर्डर को खुद इसीलिए कबूला ताकि वो एक सीरियल किलर के तौर पर मशहूर हो जाए। ये केस आज भी वेयरवुल्फ बुचर के नाम से मशहूर है और जैक आज भी जेल में अपनी सज़ा काट रहा है, जिसका मतलब है कि अब वो किसी भी मासूम को कभी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।